Very good morning. So again, we are there with the continuation of the chapter Nationalism in Europe. So now the topic which we are going through, it is visualizing the nation. It is somewhat surprising or strange for us to visualize the nation. हम visualize किस चीज को करते हैं जो physically जिसे हम देखते हैं, right? जो physically आप जिस चीज को you can touch or you can feel or you can see, right? So anyhow, it is easy to represent a ruler through a portrait. अब किसी को हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसकी पिक्चर बना दी है, उसका पोर्ट्रेट बन गया, उसकी स्टैचू बना दिया है, उसकी कोई चीजें हैं जो उसने यूज की होंगी वो उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं. बट हाउ डज one go about giving a face to a nation? ये जो चीज है, it is an abstract one. एब्स्ट्रैक्ट है, फिजिकल नहीं है. एब्स्ट्रैक्ट क्या होती हैं चीजें जो हम सिर्फ आई मीन we just feel those things, right? Like anger, envy, peace, right? ये सब चीजें जो होती हैं एब्स्ट्रैक्ट होती हैं. So artists in the 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. अब आर्टिस्ट जो थे इस समय के, उन्होंने नेशंस को भी पर्सोनिफाई करना शुरू कर दिया. पर्सोनिफाई से कि किसी भी चीज को आई मीन एक फिगर दे दिया, राइट? एक ह्यूमन फिगर दे दिया उसको. अब कई कार्टून्स आप लोग देखते हैं ना, कार्टून्स में ये चीजें बड़ी कॉमन होती है. कोई कप प्लेट है वो भी पर्सोनिफाई हो जाते हैं, वो भी आई मीन उनको एक फिगर है, वो भी चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो भी एक लिविंग बीइंग बना देते हैं, राइट? ऐसा ही होता है. एनी हाउ यहाँ पर भी आर्टिस्ट ने दे हैड स्टार्टेड पर्सोनिफाइंग अ नेशन. इन अदर वर्ड्स, they represented a country as if it were a person. Or it was not only in Europe. बाद में ये जो कंसेप्ट था पर्सोनिफाइंग द नेशन, वो इंडिया में भी आया. अब इंडिया में भी हम उसे इंडिया को एज अ फीमेल फिगर देखते हैं, राइट? जिसे हम भारत माता कहते हैं, फीमेल फिगर है. सो नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स. Yes, Moksh, you want to ask something? No, sure. Who is there sitting there? Come here. यहाँ बैठो. So the female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular women in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. तो ये जो फीमेल फिगर में रिप्रेजेंट किया गया, वो किसी एक विमेन या विमेन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता था. इट वाज जस्ट टू गिव फेस or an identity to the abstract idea of nation. रीजन ये रहा होगा कि हम लोग जिस चीज को सामने देखते हैं उससे ज्यादा हम कनेक्ट हो पाते हैं. We feel connected to the person or his or her representation, right? Abstract चीजों से हम बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते, वो ज्यादा फिलोसॉफिकल हो जाता है. So that is, the female figure became an allegory of the nation. Allegory का मतलब क्या होता है कि जहां पर वो एक चीज रिप्रेजेंट जो हो रही है वो इसका एक सिंबॉलिक फॉर्म होता है, राइट? जहां पर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज को, अब जैसे आजकल कितने स्माइलीज, इमोजीज कितनी आ गई हैं, राइट? पहले ये चीजें नहीं होती थी. जब ये आई मीन
स्मार्टफोन्स और ये सब का कंसेप्ट नहीं आता। खैर आप लोगों ने तो ये चीजें बहुत टाइम से देख रहे हैं आप लोग, राइट। इफ आई टेल यू पीपल अबाउट आवर टाइम, जब मोबाइल्स भी नए नए आए थे, राइट, वो इतने बड़े बड़े मोबाइल्स होते थे मोटोरोला के, ब्लैक कलर के, और इतने से स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, कोई उसमें से सिर्फ हम एसएमएस भेज पाते थे, राइट। एज सच कोई स्माइलीज एंड ऑल नहीं होता था। इफ वी हैड टू सेंड द टेक्स्ट मैसेज, वहां पर देयर वर नॉट ऑफ द ऑप्शंस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, योर एंगर और योर हैप्पीनेस एंड सो ऑन। ये सारी एब्स्ट्रैक्ट चीजें एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं था। आजकल स्मार्टफोन्स इतने आ गए हैं और इतनी ज्यादा टेक्निक है, अब तो हम लोग कितने आराम से we just express by sending these emojis, right? So anyhow, these abstract things, these got personified, और ये जो होता है इनका एक symbolic form होता है, right? They are more of symbolic in nature. You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic. देखो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप लोगों ने सुना हुआ है, न्यूयॉर्क, राइट। सो वो क्या है, दैट इज ऑल्सो एन एलेगरी ऑफ लिबर्टी, जो है एब्स्ट्रैक्ट चीज है, उसको किस ढंग से एक स्टैच्यू में एक अगेन फिगर उसको बना दिया है, और दैट इज रिप्रेजेंटेड इन सच अ वे। सो इट इज there to portray the ideas such as liberty, justice and the republic. These ideals were represented through specific objects or symbols. And as you remember, the attributes of liberty are the red cap or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales. अब कई ऐसे symbols होते हैं जहां पर लिखा कुछ नहीं होता है, बट वो सिंबल्स देख के आपको पता लग जाता है ये क्या है। मेडिकल का होता है प्लस साइन, प्लस साइन होता है तो यू कम टू नो कि एम्बुलेंस होगी या कोई ये कुछ मेडिकल से रिलेटेड है, राइट। अब ये जो डॉक्टर्स का एक सिंबल होता है वो एक ऐसा एस बना होता है और उसमें स्नेक बना होता है, सो दैट इज वी कम टू नो कि ओके ये भी एक डॉक्टर है, उसका आई मीन इट इज एसोसिएटेड अगेन विद द मेडिकल प्रैक्टिसेस। ऐसे और कौन से सिंबल्स हैं जो आप पता लगते हैं, वो स्कल बना होता है, वी कम टू नो डेंजर है, प्लस का हमने डिस्कस कर लिया। एनी अदर सिंबल जो 5 सर्कल बने होते हैं, हाँ जी 5 सर्कल्स बने होते हैं, जरूरी नहीं कि ऑडी हो, वो ओलंपिक के सर्कल्स बने होते हैं 5, फाइन, हाँ जी। रोड साइंस, ओके, रोड साइंस तो कई हमें अभी भी नहीं पता लग पाते हैं, व्हाट डू दे से, और एनीथिंग एल्स। हाँ जी, रेड क्रॉस सोसाइटी है, उनके सिंबल्स हैं, राइट। सो नहीं भी लिखा होता है, वो सिंबल देख के हमें पता लग जाता है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। अब WHO है या UNO की कितने सारे सिंबल्स आप लोगों ने क्लास 5 में किए हुए हैं, राइट। सो वी कम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हाँ जी, ओके, हम लोग यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं। सो यूनिवर्सल में जैसे लिबर्टी का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था, तो लिबर्टी के सिंबल्स क्या थे, रेड कैप, ब्रोकन चेन्स, कितने सारे सिंबल्स हम लोगों ने क्लास 9th में किए हैं। और जस्टिस का सिंबल हर जगह एक यूनिवर्सल ये है, ब्लाइंड फोल्डेड विमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। इंडिया में भी जो कोर्ट्स हैं हमारे, वहां पर भी सेम चीज है, ब्लाइंड फोल्डेड विमेन शी इज कैरिंग द वेइंग स्केल्स, राइट। So similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. तो 19th century के दौरान जो आर्टिस्ट थे उन्होंने ऐसे ही फीमेल फिगर्स जो थे वो इन्वेंट किए, which could represent the nation. In France, she was it's Christian Marianne, a popular Christian name.
which underlined the idea of people's nation, and her characteristics were drawn from those of liberty and the republic, the red cap, the tricolor, the coquette. Statues of Mariana were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify it. Mariana images were marked on coins and stamps also. So जब ये एक फेमस फिगर फ्रांस में हुई तो उससे जगह जगह उसके स्टैचूज जो थे वो बनाए गए so that people could feel connected to the nationalism, to the unity, to its own country. And even उस समय जो स्टैम्प्स और कॉइन्स भी बनाए जा रहे थे फ्रांस में, वहां भी इसके जो इमेजेस थी that were erected, that were marked in the sense. Similarly, Germania became the allegory of the German nation. ये फिगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर. In visual representations, Germania wear a crown of oak leaves as the German oak stands for heroism. जो ये images invent हुई वो उसमें जो भी जिस ढंग से उस फीमेल फिगर को रिप्रेजेंट किया गया, some characteristics of that nation was added in these images. जैसे यहाँ पे है जर्मेनिया जो है इसमें एक क्राउन पहनती है ओक लीव्स का. ओक जो है वो जर्मनी में स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. अब इंडिया में क्या था व्हेन द ब्रिटिशर्स वर देयर, तो ये भारत माता वाला जो एक इमेज थी ये उस टाइम क्रिएट हुई, राइट? और अगर आप लोग पुरानी कोई भारत माता की इमेज देखें, अभी एक तो आपके क्लास में यहाँ पे लगी हुई है, दैट इज इंडिपेंडेंट हम कह सकते हैं. पुरानी जो इमेजेस भारत माता की दिखाई गई है जहां पर दैट विमेन शी इज देयर इन चेन्स. पुरानी जो भारत माता की फोटोज है वो उसमें दिखाया गया उसको चेन्स में. इट मीन्स अभी जो ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था और जो भारत माता है शी इज नॉट अ फ्री कंट्री, सो इस ढंग से उनको वहां पर रिप्रेजेंट किया गया. सो ये ऐसी तकरीबन कंट्रीज जो थी दे वर you can say portrayed in such a way. अब यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है आपका where the meanings of the symbols are there. Broken chains, ये है एट्रीब्यूट एक, जहां पर एट्रीब्यूट्स हम कहते हैं जहां पे किसी भी चीज को सिंबलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. सो ब्रोकन चेन क्या है? बीइंग फ्रीड, लिबर्टी जिसे आप कह सकते हैं. Breastplate with eagle, symbol of German Empire, that is the strength. Crown of oak trees, heroism. Sword, readiness to fight. Olive branches around the sword, willingness to make peace. Black, red and gold tricolor. Flag of the liberal nationalists in 1848. Banned by the dukes of the German states. Rays of the rising sun, beginning of a new era. और ये जितने भी symbols है ना ये universal है. अब ये rays of rising sun, ये छोटा सा sun बना के जो हम बना देते हैं rays, so that represents the rising sun, or that it represents that a new era is beginning. और यही अगर एक ऑरेंज कलर का सन हम बना देते हैं वो पहाड़ों के पीछे, दैट इज सेटिंग, तो दैट इज एक्चुअली दैट रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ एन एरा. सो ऐसे सिंबल्स हैं जिससे हम लोग इफ नथिंग इज इवन रिटन वी कम टू नो व्हाट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड. नाउ अब यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है 18 फिगर वेयर इट इज द फॉलन जर्मेनिया. इट मीन्स कि इट इज स्टिल द इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट one. So in this way these attributes are symbolized. एक और figure है Germania guarding the Rhine. The artist Laurent Clézanne was commissioned to paint this image. The inscription on Germania's sword read, "The German sword protects the German Rhine."
Now, nationalism and imperialism. By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic, liberal, democratic sentiments of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. Now, by the last quarter, last के जो कुछ टाइम रहे हैं 19th सेंचुरी के, नेशनलिज्म जो था पहले बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक रहा है, बट उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि ये इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो थोड़ी सी आई मीन डिम होनी शुरू हो गई थी. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड nationalist groups became increasingly intolerant of each other. जितने भी nationalist groups थे वो उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज बननी शुरू हो गई और वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे. They were very intolerant towards each other and even ready to go to war. Means आपस में इतने ज्यादा कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे या इतने ज्यादा डिफरेंस इन ओपिनियंस हो गए थे that were even ready to go to war. The major European powers in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. Please इसे underline करिए. हम लोग बाल्कन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे अब. 1871 के आसपास I mean Europe में one area was developed which was called the Balkans. Balkans was a region of geographical and ethnic variations comprising modern day Romania. Please underline kariye abhi, it's very important. Modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, it's Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro. ये सारे जो थे ये कंबाइंडली उस समय बाल्कन स्टेट्स कहलाते थे. एंड दीज वर inhabited by the Slavs. So much more about these Slavs we will be doing in your next class, right?